आज़ादी के 75 सालों में भी आज भी आप देखिए कि वही छोटी छोटी बातें, एक तरफ तो हम इस बात को जो है वो आप मना रहे हैं कि आज़ादी के 75 सालों में देश जो है वो विश्व गुरु बन चुका है, हम कहीं के कहीं पहुंच चुके। दूसरी तरफ मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं अम्बाला से संबंध रखती हूँ और अम्बाला के पास ही मोरनी जो है वो हमारे पास एक जगह वहाँ पे जो है वो पड़ जाती है, जहाँ पे हमारे क्या है कि आज भी एक किस्सा ऐसा हुआ है, घोड़ी पे चढ़ने पे, शादी में दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ने लगा तो उसको रोक दिया गया। उसको केवल इसलिए रोक दिया गया कि उससे कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति है उसका वर्चस्व उनको खत्म होता दिखता है। उनकी जो उनका एक आप इसे स्वाभिमान कहिए या आप इसको, मैं तो इसको जो है वो उनका अभिमान कहूँगी कि उनके अभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। तो कहाँ फिर ये किस तरह की शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है जिस शिक्षा के साथ व्यक्ति इतना भी शिक्षित नहीं हो पाया कि उसको ये लगता है कि अगर एक अछूत, अगर एक जो है वो समाज का समुदाय जिसको वो शायद कभी एक उच्च पद पर या एक उच्च जगह पे जो है वो शीर्ष पे कभी उसको सहन नहीं कर पाए, तो आज वो घोड़ी चढ़ेगा तो आप उसे अपने जो है वो गाली का, आप उसे अपनी जो भर्त्सना है उसका आप अपना निशाना बनाएंगे। आने वाली 25 मई 2025 को गांधी पीस फाउंडेशन में सुबह मॉर्निंग में 11 बजे हम एक अपने प्रथम कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे मोर्चा का पहला बहुजन सम्मेलन होगा जिसको हमने नाम भी बहुजन सम्मेलन 2025 का दिया है। अब बात है कि ये मोर्चा हमने गठित क्यों किया या ये मोर्चा गठन के पश्चात किस तरह की कार्रवाई करेगा। अखिल भारतीय एससी बीसी ओबीसी माइनॉरिटी मोर्चा, इसका गठन ही इसलिए बना गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि देश भर में बहुजनों के जो मुद्दे हैं वो एक बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, जब हम नारा देते हैं मूल निवासी का तो हम नारा देते हैं बोल 85 का, तो यानी 85% जनसंख्या होने के पश्चात भी बहुजनों के जो मुद्दे हैं वो सभी बहुत ही गौण हैं। देश भर में जिस तरह की सरकार ने जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हैं, अभी हाल ही में दोबारा से जनगणना और वो भी जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। ऐसे में बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को भी साथ में देखें कि जिनकी जनसंख्या प्रतिशत हाई परसेंटेज होने की बात की जाती है, क्या उनके सभी मुद्दे संबोधित किए जा रहे हैं देश भर में। अब जैसे अगर मैं कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेशन की सबसे पहले बात करूँगी कि धीरे धीरे करके देश में पब्लिक सेक्टर बिल्कुल सिकुड़ता चला जा रहा है। जो सरकार है, सरकार कहीं ना कहीं इस बात पे कायम है कि वो लगातार पब्लिक सेक्टर पीएसयूज़ का विघटन कर रही है, उनको ख़त्म किए जा रही है या कुछ इस तरह का इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि आने वाले सालों में प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ता चला जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, किसी तरह की कोई बहुजनों के जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन पब्लिक सेक्टर जहाँ पे आरक्षण का प्रावधान था, अगर पब्लिक सेक्टर ख़त्म हो जाएगा तो बहुजनों के मुद्दे स्वतः ही अपने आप जो है वो संबोधित होने से बच जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो इसी बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर को किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से जो बड़े बड़े आप देखें एयरलाइंस या जितना हमारा जो है वो रेलवे है, सभी को धीरे धीरे करके बेचा चला जा रहा है। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो इन मुद्दों को जो है वो समझने की आवश्यकता है देश भर में। दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि आरक्षण की, आरक्षण के नाम पर दलित समुदाय, वंचित समुदाय, माइनॉरिटीज़ वो केवल और केवल गाली खाने का काम करते हैं। लेकिन जब बात हक की आ जाती है कि हमारे हक कहाँ जाएंगे, शिक्षा का हक है हमारा, हमारे साथ किसी तरह का कोई जातिगत दुराभेव ना किया जाए, इस बात को कहीं बचाने की आवश्यकता है। तो शायद इन मुद्दों पे विस्तार में बात करने की आवश्यकता है। तो ये जो बहुजन सम्मेलन होने वाला है वो ना केवल शिक्षा के प्रचार प्रसार को हम कैसे बढ़ाएं देश भर में, वास्तव में अगर हम बात बहुजनों को एक रिप्रेजेंटेशन देने की करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन उन्हें किस तरीके से मिलेगा उस पर विचार किया जाएगा सम्मेलन के दौरान। हमारे जो वक्ता रहेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी या हमारे जो वक्तागण में रहेंगे प्रोफेसर रतन लाल जी, तो अपेक्षित रहेगा कि जितने भी ऐसे सभी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे इस सम्मेलन में संबोधित हो। इस संगठन को क्यों बनाया? बाबा साहब जब लेकर चले थे तो संगठन में उन सभी धर्मों को, उन सभी जातियों को लेकर चले जो इस संगठन के अंदर हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी इसके अंदर शामिल हैं। किसी बाकी जो संगठन बने उसमें किसी में एससी है, किसी में एसटी है, किसी में एससी, एसटी,
किसी में माइनॉरिटी, किसी में दलित, अलग अलग हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, सभी जितने भी बाकी जितने भी जनरल को छोड़कर जो बाकी बचा वो सब 85% सब इसके अंदर शामिल है। और जब बाबा साहब ने संविधान का जब उस टाइम निर्माण किया था तो उस टाइम में जब 7.5% और 15% जब बात चली थी तो उस टाइम में जाति गणना के हिसाब जब किया गया तो उस टाइम पढ़े लिखे लोग भी हमारे उतने ज़्यादा नहीं थे, उतने ही थे। मुझे वो वक्त याद है जब सेकंड डिवीज़न के ऊपर भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड डिवीज़न के ऊपर भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। मैं तो सेकंड डिवीज़न में पास हुआ था उस टाइम में, फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा नाम आया था यहाँ पर एडमिशन के लिए। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों को 90% नंबर लेने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी में उनका नाम नहीं आता किसी लिस्ट के अंदर, क्योंकि अब हमारी संख्या ज़्यादा हो गई है और हमारे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए जाति गणना का होना बेहद ज़रूरी है और इस आरक्षण का बढ़ना ज़रूरी है। और आज जो हम कहते हैं कि आरक्षित है कौन, मैं कई बार इस बात के ऊपर चर्चा करता हूँ, आरक्षित आखिर में है कौन। अभी मुझे लगता नहीं कि हम लोग आरक्षित हैं, कि हम आरक्षण का हमें फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। अभी आप खुद ही सोच लीजिए कि एक 85% लोगों को 49.5 और 15% लोगों को 50% से ज़्यादा। अब ये बताइए आरक्षित कौन है, आरक्षण का फ़ायदा मिल किसको रहा है? हमें तो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा उतना। आरक्षित तो वो लोग हो गए, वो 15% वो लोग आरक्षित हो गए जिनको ज़्यादा मिल रहा है, उनको खाने के लिए ज़्यादा नौकरियों में उनकी भागीदारी है, संस्थाओं में उनकी भागीदारी ज़्यादा है। हमारे जब सरकारी नौकरी में 2% बचे हैं उसमें भी हमारी भागीदारी उतनी नहीं है। और जो डिपार्टमेंट कुछ थे गवर्नमेंट के वो भी प्राइवेट हो रहे हैं। और इस संगठन का बनाने का औचित्य ये था कि कुछ संगठन बहुत सारे ऐसे बन रहे हैं, अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, वो शायद वो उतना नहीं कर पाए। मेरा अपना पर्सनल मानना है वो कर रहे हैं लेकिन वो उतना नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। नहीं तो आज जो गवर्नमेंट संस्थाएं जहाँ पर हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर हमारे कमीशंस हैं, वो क्यों नहीं उनकी लगाम कस पाए, वो क्यों नहीं उनसे वो काम ले पाए। वो यदि वो चाहते, यदि उनके अंदर अपना ऐसा कुछ होता कि जज्बा होता, जुनून होता, तो उनसे वो काम ले लेते। और संसद में भी हमारे लोग बैठे हैं और बाकी जो संस्थाओं में भी हमारे लोग बैठे हैं, असेंबली में भी हमारे लोग बैठे हैं, फिर भी हमारे काम अधूरे क्यों रहते हैं? इवन डिपार्टमेंट भी हमारे लोग बैठे हैं। कई बार तो हम यहाँ तक भी देखते हैं कि हमारा जो अपना व्यक्ति है वही हमारे लोगों के बैक बाइटिंग कर रहा है या उसकी लेग पुलिंग कर रहा है, हमारा अपना व्यक्ति। और हमारी जो आवाज़ है, जो हम काम कर रहे हैं इस समाज के लिए, वो कहीं दिखाई देता नहीं है। वो तो आप लोग, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है वो किसी मीडिया में नहीं आता, किसी भी अखबार में नहीं आता। वो तो आप लोगों का धन्यवाद है जो आप ये मीडिया कर्मी, जो यूट्यूबर्स हैं, जो गांव-गांव के कोने से चीज़ को उठाकर लाते हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको लेकर आते हैं और यहाँ तक पब्लिक के सामने पहुँचाते हैं। पब्लिक जागरूक होती है उससे। इसमें आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो ये 25 तारीख को हम अपना आयोजन कर रहे हैं गांधी पीस फाउंडेशन में, उसमें वो इसी बात के ऊपर चर्चा होगी। उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने विचार रखेंगे उसके ऊपर कि आगे की हमारी जो कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा वो क्या होगा, हम कैसे इसके ऊपर कार्य करें, जिससे कि हम बाकी संस्थाओं से थोड़ा हटकर काम करें इसके ऊपर, कि लोगों को लगे कि वाकई में ये लोग कुछ समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। सिर्फ हमारा काम इतना नहीं है कि बहुत सारी संस्थाओं का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी संस्थाएं सिर्फ आज की डेट में कलेक्शन काउंटर हो गई हैं। उनको सिर्फ क्या है, अपना फंडिंग लिया, कलेक्शन लिया, अपना गले में माला डाली और अपने साइड में हो गए, बस इतना ही उनका काम है। वो समाज के लिए कुछ काम कर नहीं रहे। नहीं तो इतने लोग, इतनी संस्थाएं बनी हैं, हज़ारों में संस्थाएं बनी हैं, फिर भी हम लोग आज घोड़ी पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने जो बोला, अभी मैडम ने, आज हमारी इतनी हज़ारों संस्थाएं हैं फिर भी हम घोड़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। बाबा साहब के टाइम में तो हमारी इतनी संस्थाएं भी नहीं थी, इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, इतने जागरूक लोग भी नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, बेचारे गवार आदमी थे। उनको कोई बोलने भी नहीं, उनको बोलने के लिए परमिशन नहीं थी, उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, उनको हथियार उठाने की परमिशन नहीं थी, उनको कुछ भी करने की परमिशन नहीं थी उनको। तब बाबा साहब ने अकेले, बाबा साहब कभी स्पीच सुना, बाबा साहब कभी सीरियस होकर हमेशा काम करते थे। वो ये नहीं थे कि उनको कोई पद की लालसा थी। कई बार उन्होंने ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए अपने पदों का त्याग कर दिया। आज तो लोग क्या, पदों की होड़ में इतने वो हो गए हैं कि वो संस्था को छोड़ने के लिए मजबूर है कि संस्था को छोड़ देंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें पद मिलना चाहिए किसी दूसरी संस्था में जाने के लिए। मैं सभी जितने भी संगठन हैं सभी से इस बात के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो लोग भी आए और एक इस संगठन को सहयोग करें और वो अपने लेवल पे जो कर रहे हैं वो बेहतर करें और उससे भी ज़्यादा बेहतर करें। हम इस संगठन का, हमारा बनाने का सिर्फ औचित्य यही था कि हम एक अलग से करें, वेलफेयर के लिए करें, समाज के लिए करें,